नमस्कार दोस्तों। इकोनॉमिक स्लोडाउन में एक आम आदमी को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, मैंने प्रॉमिस किया था जब मैंने जीडीपी ग्रोथ वाला वीडियो बनाया था कि आपको इस पर भी वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि आपको एक्चुअली में क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, अपनी सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए और देश की सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए। तो आज ये वीडियो दोस्तों इसी के रिगार्डिंग होगा। मेरे साथ हैं गौरव रस्तोगी जी, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट। मुझे लगता है ये इस वीडियो के लिए आइडियल आदमी है इस वीडियो के रिगार्डिंग बात करने के लिए, क्योंकि पहली चीज तो ये इस फील्ड में काफी एक्सपर्ट हैं, क्योंकि आईआईटी दिल्ली से इन्होंने पढ़ाई करी, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से इन्होंने एमबीए किया, उसके बाद 9 साल इन्होंने मॉर्गन स्टैनली में काम किया है, तो इस फील्ड की इन्हें बहुत नॉलेज है। दूसरा रीजन ये कुवेरा के सीईओ हैं। गौरव रस्तोगी जी, पहले मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगा कि सीधा पॉइंट पे आते हैं, आपको क्या लगता है कि एक आम आदमी को आज के टाइम पे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? तो क्या नहीं करना चाहिए से शुरू करते हैं। हाँ। दो ही चीजें हैं जो अगर आप कोशिश करके अवॉइड करो। पहला है कि क्रेडिट पे मत, क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट वाली जिंदगी में, उधार वाली जिंदगी में मत, ये मत सोच के कि यार आज पैसे खर्च कर दो, कल जब मिलेंगे तो चुका दूंगा। दैट इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। वो एक चीज कम से कम करनी चाहिए अनलेस यू आर इन अ सिचुएशन। अगर आप ऐसी परिस्थिति में हो कि आप और कुछ कर ही नहीं सकते, तब समझ में आता है आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा है कि बहुत लोग इमरजेंसी कॉर्पस नहीं रखते हैं। तो इमरजेंसी कॉर्पस क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट में आपके 6 महीने से 1 साल तक का खर्चे के पैसे पड़े हुए हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि किसी भी कारण से आपकी नौकरी चली गई, जीडीपी खराब हो रहा है, इकोनॉमी नीचे जा रही है, कोई और शॉक आ गया, शायद इकोनॉमी पे वो शॉक नहीं आया, सिर्फ आपकी कंपनी में शॉक आ गया, आप जिस इंडस्ट्री में हो वो इंडस्ट्री नीचे चली गई, जैसे भी ऑटो में हो रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास फिर आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाओ कि आपको फिर कोई जितने भी पैसे दे दे आपको वो नौकरी करनी है। तो आपके पास वो फ्रीडम होनी चाहिए कि मैं 6 महीने 1 साल आराम से सोच सकता हूँ। देश का एक इमरजेंसी फंड होता है जैसे आरबीआई के पास, तो वैसे लोगों को भी इंडिविजुअली एक इमरजेंसी फंड रखना चाहिए ऐसे टाइम्स के लिए। एकदम रखना चाहिए और उसको नहीं छूना चाहिए। जरूरी है, बिकॉज टाइम सब कुछ बदल देता है। अगर आपको 1 महीने में नौकरी चाहिए तो आपको जो पहली नौकरी मिलेगी आप ले लोगे। अगर आपको 6 महीने से 1 साल में नौकरी चाहिए तो हो सकता है आप 3 साल अपने को रीइन्वेंट करने में, 3 महीने अपने आप को रीइन्वेंट करने में लगाओ, कोई नया स्किल सीख लो। 1-2 नौकरियों को मना करो जब तक कि आपको कंफर्ट नहीं आ जाए कि ये नौकरी आपके लिए ही सही है। राइट, सिमिलर कंजम्पशन ओरिएंटेड चीज की भी अगर हम यहाँ पर बात करें, हाँ, न्यूज में आता है कि ऑटो सेल्स गिर गई हैं, लोग गाड़ियां नहीं खरीद रहे हैं, तो इसके लिए मिलेनियल्स को ब्लेम किया जाता है जैसे। तो क्या मिलेनियल्स को गाड़ियां खरीदनी चाहिए? अंडरवेयर सेल्स गिर गई है तो हमें ज्यादा अंडरवेयर जाके खरीदनी चाहिए? नहीं, होता क्या है ना, कुछ बातें, क्या ओला और उबर से गाड़ी की डिमांड पे फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। क्या इतना फर्क पड़ता है जितना लोग बोल रहे हैं? नहीं। सो ऐसा नहीं है कि ये बोलना कि ओला उबर की यूसेज बढ़ी है तो गाड़ी की यूसेज कम होगी, ये गलत नहीं है, ये सच है। लेकिन क्या ऑटो सेल्स इतनी गिरेंगी जितनी गिरी हैं? आई डोंट थिंक सो। मतलब हार्ड डेटा नहीं है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है ये सोचना कि सिर्फ आप ओला उबर यूज कर रहे हो तो ऑटो सेल्स इतनी गिरेगी। ऑन एन इंडिविजुअल लेवल अगर हम देखें तो कंजम्पशन को हमें क्या कुछ चेंज करना चाहिए इसके रिएक्शन में या नहीं करना चाहिए? जैसा नहीं। किसी भी इंडिविजुअल का अपने प्रति और देश के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं होती कि मैं ओवर कंज्यूम करूंगा। आपको टैक्स देना चाहिए, टाइम पे देना चाहिए, आपको टैक्स की चोरी नहीं करनी चाहिए, आपको करप्शन कम करने की कोशिश करनी चाहिए, खूब मेहनत करके काम करो, जो भी आपका लाइन ऑफ बिजनेस है उसमें एक्सपर्ट बनो, ये सब समझ में आता है। पर ये बोलना कि यार आप कंजम्पशन बढ़ा दोगे तो ठीक है। तो इस पर आते हैं कि एक इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए ऐसे टाइम्स में। तो क्या करना चाहिए, तो एक तो चीज़ मैंने जो अभी बोली थी कि इंडिया में एक एक्सेलेंस का कल्चर आना बहुत ज़रूरी है। बी द बेस्ट इन द जॉब यू आर डूइंग। राइट, अपनी नौकरी में आप बेस्ट बनो कि अगर आपकी कंपनी में ले ऑफ भी होंगे तो आपका ले ऑफ नहीं होगा ना। ऑफ कोर्स हर कोई बेस्ट नहीं बन सकता। राइट, तो अगर 100 लोगों की कंपनी है और 10 लोगों को जाना है, 10 लोगों को जाना है। दूसरी चीज़ है कि अपने आप को रीइन्वेंट करते रहो। द वर्ल्ड इज मूविंग ट्रिमेंडसली फास्ट। जो स्किल्स 10 साल पहले इंपॉर्टेंट थी और जो स्किल्स आज इंपॉर्टेंट हैं, हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे थे, जो मीडिया में हो रहा है, टीवी व्यूअरशिप वर्सेस यूट्यूब व्यूअरशिप, राइट, तो ये सारी चीज़ें रियल हैं। और अगर आप अपने आप को रीइन्वेंट नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है कि आप
आपको वो जॉब सिक्योरिटी मिली रहे कि आज से 5 साल बाद भी 10 साल बाद भी आपके पास करने को कुछ होगा। तो 90s में ना सेल्स कल्चर वाज द बिग कल्चर ग्लोबली। तो देयर वाज दिस सेइंग ऑलवेज बी क्लोजिंग, आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं, एबीसी बोलते थे उसको, एबीसी ऑफ सेल्समैन इज हाँ ऑलवेज बी क्लोजिंग। आई थिंक अभी नए एज में द मंत्रा शुड बी ऑलवेज बी लर्निंग। अच्छा। एंड दैट इज द बिगेस्ट सिक्योरिटी यू हैव कि कुछ भी होता है इकोनॉमी में, कुछ भी होता है देश में, आपका पाथ आपके हाथ में होना चाहिए। ये नहीं होना अरे उन्होंने ऐसा कर दिया तो मेरी नौकरी चली गई, पर आपने क्या किया उसके बदले में, राइट? क्या आप तो आज के टाइम पे आपको क्या लगता है कौन से स्किल्स बहुत जरूरी है सीखने, जिसकी हमारे देश में कमी दिखती है लोगों में? सो टेक्नोलॉजी डेफिनेटली, आई थिंक इंडिया में अगर आप कंपनीज को पूछो, वी कैन अब्सॉर्ब अ लॉट मोर क्वालिटी प्रोग्रामर्स देन वी हैव। अच्छा। अ लॉट मतलब मोर और स्पेस है प्रोग्रामिंग की फील्ड में, बहुत स्पेस है, engineering की field में। क्वालिटी लोगों की ज़रूरत है। इंजीनियरिंग की स्पेस में तो बहुत और भी ज़्यादा स्पेस है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में देखो, अगर आप डिज़ाइन में देखो, जनरली अगर आप लोगों से बात करोगे तो मोस्टली आप यही सुनोगे कि वो क्वालिटी के लोग नहीं मिलते हैं जिन क्वालिटी के लोगों को हायर करना कंपनीज चाहती हैं। अच्छा। तो आपको अपस्किल होना है और बहुत जल्दी होना है, आसान नहीं है ये करना। दूसरा ये है कि हमें हमसे ऐसे क्वेरा में बिकॉज लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि हाउ टू बिकम रिच, लोग रिच कैसे हो। फोकस रिच पे है, एफर्ट पे नहीं है। द चेन इज वेरी सिंपल, राइट? द चेन होती है, पहले आप अर्न करोगे, फिर आप सेव करोगे, फिर आप इन्वेस्ट करोगे। तो पहला काम आपका होना चाहिए कि अर्निंग मैक्सिमाइज करो। अगर आपकी कंपनी में किसी को 10-15% हर साल रेज मिल रही है, एंश्योर कि आप वो पर्सन हो जिसको ये रेज मिल रही है। उसके लिए आपको जो स्किल सीखने सीखो, उसके लिए आपको जिस लेवल पे काम करना है आप उस लेवल पे काम करो। कई लोगों को यहाँ पर लगेगा कि अगर मैं अपने रेज डिमांड कर रहा हूँ अपने एम्प्लॉयर से तो मुझे नहीं करनी चाहिए क्योंकि जॉब्स की इतनी कमी है। एम्प्लॉयर कहेगा अच्छा तुझे रेज चाहिए, तू जॉब से निकल जा, मेरे पास 10 लोग और बैठे हैं ये जॉब लेने के लिए यहाँ पर। तो अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए कि मैं उस रेस को डिजर्व करूँ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके लेवल पे मान लो अगर 10 एम्प्लॉइज हैं, राइट? उन 10 को एक एक काम दिया गया कि ये आपसे एक्सपेक्टेशंस है, ये आपसे उम्मीद है कि आप इतना काम करोगे तो ये आपका लेवल है। ऊपर जाना है ना, तो आपको ये सोचना है कि आपका बॉस क्या काम करता है, और आपको 2 चीजें करनी है। एक, आप उस काम में एक्सपर्ट बनो जो आपका बॉस करता है, और उसकी लाइफ इजी करो। जितना आप उसकी लाइफ इजी करोगे उतना एक तो आप नए स्किल सीखोगे और उतना प्रमोशन भी मिलेगा, उतना आपको प्रमोशन भी मिलेगा। तो हमेशा ये सोचो कि यार मेरे से ऊपर जो बैठा है उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और उनकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो मैं ले सकता हूँ। क्या होता है, और उनका काम भी आसान हो गया, उनका टाइम फ्री होगा तो फिर वो उनके ऊपर जो बैठे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हैं। यू हैव टू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट हाउ डू आई मूव अप द लैडर। तो यहाँ हम चापलूसी की बात नहीं कर रहे, ये जेन्युइनली हाउ डू यू मूव अप द लैडर, राइट? और फिर आप अपने आप ही डिफरेंशिएटेड हो जाते हो। जब आपका कोहोर्ट जो आपके साथ जितने लोग काम करते हैं उसमें अगर लोग देखते हैं तो आप अपने आप डिफरेंशिएट हो जाते हो कि यार ये देखो ये तो डूइंग मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, डूइंग मोर देन व्हाट इज आस्क्ड एंड ऑल्सो मेकिंग माई लाइफ ईजी। सो अगर आप मैनेजर हो तो आप भी बोलोगे यार हाँ प्रमोट करना है तो मैं इसको प्रमोट करूंगा ना। तो एक तरीका जॉब्स हो गया अर्निंग्स का, और दूसरा हो गया कि अपना कोई स्टार्टअप खोलें या अपना कोई बिजनेस खोलें। तो आज के इन्वायरमेंट में आपको क्या लगता है कि बिजनेस खोलना आसान है, और ये जो इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है इससे क्या स्टार्टअप खोलना एक मुश्किल हो जाता है? स्टार्टअप खोलना आई थिंक हमेशा ही मुश्किल होता है। अच्छा। आपने जब अपना चैनल शुरू किया होगा तो उतना इजी नहीं रहा होगा जितना अब हो गया, राइट? तो एक रिस्क वाला माइंडसेट होना चाहिए अगर आप अपना स्टार्टअप खोल रहे हो। और अगर आपके पास वो 1 साल का इमरजेंसी फंड है तो आपके लिए डिसीजन एक्चुअली थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई 1 साल तो मैं डिवोट कर सकता हूँ, पूरा मैं अपनी एनर्जी लगा सकता हूँ अपने इस आइडिया पे। अगर ये कहीं पहुंचा तो बहुत बढ़िया, नहीं पहुंचा तो नौकरी ढूंढ लेंगे। स्टार्टअप बस इसलिए मत करिए क्योंकि स्टार्टअप करना कूल है। कुछ कूल नहीं होता है दुनिया में, राइट? वो सब ना मन का वहम होता है कि ये कूल है वो कूल है। किस लिए करना चाहिए आपको लगता है? अगर आपको दिखता है कि कोई एक जेन्युइन गैप है मार्केट में, या कोई एक जेन्युइन चीज है जो कि सही से नहीं हो रही है, या जो आप यूजर्स के लिए और अच्छे से कर सकते हो, किसी चीज की कमी आपको अपनी जिंदगी में या देश में कहीं पर भी किसी भी दिख रही है और उस पे आप कुछ नया ला सकते हो, ऐसा नहीं है कि गैप को फिल इन कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बहुत ही ड्रामेटिकली नया करना है।
नहीं, आपको मान हो सकता है कि कोई एक एफिशिएंट कोई एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी इनएफिशिएंसीज हैं, राइट, और आपने उसको प्लग इन कर दिया। हो सकता है कि आपको लगता है कि कपड़ों में आपका टेस्ट औरों के टेस्ट से बहुत अच्छा है, तो आपने जाके एक कपड़ों का वो शुरू किया, ऑनलाइन शॉप शुरू की, जिसको आप सिर्फ क्यूरेट करते हो, आप वो कपड़े बनाते नहीं हो, तो आपका जो इनपुट है वो आप अपनी डिजाइन एस्थेटिक ला रहे हो वहाँ पे, राइट। तो लेकिन इसमें आदमी को बहुत क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज दैट वन थिंग यू आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल, जो पहले नहीं थी, राइट। क्योंकि जेनेरिक अगर है ना कि चलो स्टार्टअप करते हैं, हो सकता है वो स्टार्टअप भी चल जाए, हो सकता है नहीं चले, परसिवरेंस इज द सेकंड थिंग। पहला है कि एक आपका दिमाग में एक डिफरेंशिएशन या एक कुछ वो होना चाहिए, दूसरा है परसिवरेंस, आप कब तक उसको कंटिन्यू कर सकते हो। काफी स्टार्टअप्स का आप स्टोरी सुनोगे, 1 साल में बहुत सक्सेस मिल गई, पर वो बहुत रेयर होते हैं। वो आप उनकी स्टोरी इसीलिए सुनते हो क्योंकि वो सक्सेसफुल हैं तो अखबार में छपता है। वो स्टार्टअप्स को 3 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं टू गेट टू सम लेवल ऑफ मैच्योरिटी की लोग उनको सीरियसली लें। देखते हैं आपको क्या लगता है, अगर आप गवर्नमेंट में होते तो आप क्या चेंजेस लाते लॉज में नहीं, इंटरेस्टिंग, इंडिया की सिचुएशन इंप्रूव हो जाए। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट के बारे में जब मैं सोचता हूँ ना, तो हमने जितनी भी तरक्की की है वो गवर्नमेंट के कारण की है कि गवर्नमेंट के बावजूद की है, दोनों तरफ से देखा जा सकता है इसको। तो कुछ चीज़ें जो है ना इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छा करती है, बट मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं कर पाती है कि हम लिबर्टेरियन कंट्री हैं, सोशलिस्ट कंट्री हैं या कैपिटलिस्ट। तो बेसिकली कुछ पॉलिसीज किस डायरेक्शन में खींचती हैं, कुछ पॉलिसीज किसी डायरेक्शन में खींचती हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं जो एक्शन ओरिएंटेड होना एक अच्छी चीज़ होती है, ट्रिगर हैप्पी होना अच्छी चीज़ नहीं होती। तो मुझे काफ़ी लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट अब काफ़ी ट्रिगर हैप्पी होती जा रही है। बहुत जल्दी डिसीजन होते हैं, फिर बहुत जल्दी रिपील हो जाते हैं, मतलब बिना सोचे समझे डिसीजंस लिए। तो पहले डिस्कस करो पहले, और ऐसा कोई मतलब 2-3 डिसीजंस को आप छोड़ दो, डिमोनेटाइजेशन ये सब को छोड़ दो, उसमें कोई प्रेसिडेंट नहीं है। प्रेसिडेंट नहीं है मतलब कि किसी और कंट्री ने उस स्केल में कभी पहले किया नहीं है, तो वो तो आपको करके ही सीखना पड़ेगा, उसमें कोई और चारा नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी डिसीजंस हैं जो कि बहुत सारी कंपनीज पहले ले चुकी हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ एविडेंस कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये होगा, और फिर आप करते हो, वही होता है, फिर आप उसको रोल बैक कर देते हो। So, जैसे एंजल टैक्स फॉर एग्जांपल, मतलब 2 साल तक काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स को आपने बिना बात का हेडेक दिया, रोल बैक कर दिया। दूसरे साइड पे जहां प्योरली कैपिटलिज्म स्ट्रक्चर है जो कि टैक्स, उसकी बात होती है, तो हमारा टैक्स कोड बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। जीएसटी सिंप्लीफाई करने के लिए लाया गया था, तो आपको नहीं लगता सिंप्लीफाई किया उसने? जीएसटी ने सिंप्लीफाई किया, लेकिन फिर जीएसटी को ही इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया गया ना, अच्छा। कि इतने सारे एक्सेप्शंस हैं जीएसटी में। अब जो क्या होता है, अब जो टैक्स शॉप्स होते हैं वो जीएसटी के थ्रू जाते हैं, इसका जीएसटी कम कर दो, उसका जीएसटी बढ़ा दो, ये इंडस्ट्री अच्छा नहीं करिए जीएसटी कम कर दो, ये इंडस्ट्री अच्छा करिए जीएसटी बढ़ा दो। मतलब सिंप्लिसिटी का मतलब होता है कि यार एक फ्लैट टैक्स रेट है, सिंगापुर में एक फ्लैट टैक्स रेट है, हांगकांग में एक फ्लैट टैक्स रेट है, दुबई में टैक्स ही नहीं है। तो काफी सारे बिजनेसेस प्रेफर करते हैं यहाँ से सेटल हो जाना, बिकॉज कंसिस्टेंट है जो भी आप कर रहे हो, आप कंसिस्टेंट हो। अगर आप ऐसा कर देते हो कि यार आज जीएसटी ये है, कल वो हो जाएगा, तो बिजनेसेस के लिए प्लान करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इंडिविजुअल्स के लिए प्लान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपने एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर दी है सीएज और टैक्स फाइलर्स की। तो कुछ क्वेश्चंस मैं पूछना चाहूंगा जो पेट्रियन सपोर्टर्स ने मेरे पूछे हैं। एक काफी लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं समराइज करूं तो इसकी हमने पहले भी बात करी थी कि चाइना को जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है, यूएसए को इनोवेशन के लिए जाना जाता है, सिंगापुर आपने कहा ट्रांसपोर्टिंग के लिए काफी आइडियल पोजीशन है, तो इंडिया इस ग्लोबल चेन में कहाँ फिट बैठता है कि इंडिया दुनिया को क्या प्रोवाइड कर सकता है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो जैसे जैसे आप बोलते हो कि ग्लोबल इकोनॉमी कनेक्टेड हो रही है, तो हर एक कंट्री को अपना एक यूनिक नीश, एक यूनिक प्रोपोजिशन बनानी पड़ती है, राइट। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग में बनाई है, इंडिया में हम 3-4 चीज़ें कोशिश कर रहे हैं। मेक इन इंडिया है, कोड इन इंडिया है, स्टार्टअप इन इंडिया है, हम 3-4 चीज़ें कोशिश कर रहे हैं। अब पता नहीं कौन सी चलेगी कौन सी नहीं चलेगी। इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी थी 90s में, 2000s में हमने वो प्रोग्रामिंग का काफ़ी अच्छा कैप्चर किया था। आईटी सेक्टर को काफ़ी अच्छा कैप्चर किया था, सर्विसेज में वेरी वेल, पर फिर हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, और फिर हम उसको प्रोडक्ट्स में नहीं कन्वर्ट कर पाए। तो हमने
टेक सर्विसेज में तो बहुत कुछ कर लिया, लेकिन हम वो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स इंडिया में नहीं बना पाए जो कि फिर यूएस कंपनीज ने बनाया या चाइनीज़ कंपनीज ने बनाया, राइट। जैसे अलीबाबा एक है, वो चाइना में क्यों शुरू हुआ, इंडिया में क्यों नहीं हुआ। या फिर आप देखो अमेजोन है, गूगल है, कोई भी ये बड़ी कंपनीज हैं। तो उस प्रोग्रामिंग एडवांटेज को, उस स्ट्रॉन्ग आई थिंक आई वुड से सर्विसेज एडवांटेज को हम नहीं कन्वर्ट कर पाए। मेक इन इंडिया में मुझे लगता है कि इंडिया के पास काफ़ी एडवांटेज है, लो कॉस्ट लेबर है, लैंड की कमी नहीं है, तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन अब कॉम्पिटिटर्स भी बहुत हैं। चाइना जैसे जैसे इवॉल्व कर रहा है नेक्स्ट स्टेप्स में, तो अब आप काफ़ी चीज़ें आप देखोगे उसमें मेड इन चाइना लिखा रहेगा, लेकिन वो एक्चुअली चाइना में बनी नहीं होगी, वो सिर्फ असेंबल हुई होगी चाइना में, वो बनी होगी वियतनाम में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में। तो बेसिकली अब वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग लेवल पे आ गया है काम। अच्छा। तो उसमें अब इंडिया क्या इन कंट्री से कम्पीट कर सकता है, तो अब ये ट्रिवियल क्वेश्चन है नहीं। लोगों को उस प्राइस पॉइंट पे ना, उस सैलरी पे काम करना उतना आसान नहीं है, तो चैलेंजिंग है। इसका आंसर मुझे भी नहीं पता बाय द वे। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मोस्टली बिकॉज इट्स वेरी वेरी हार्ड टू आंसर। तो वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं कि आपने शुरू में कहा था कि एक आम इंसान को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, हम इस पे बात कर रहे थे। तो अर्निंग्स का आपने बताया था, नेक्स्ट स्टेप है सेविंग और फिर इन्वेस्टिंग। तो इसमें आपको क्या लगता है, जब इन्वेस्टिंग की बात आती है तो लोग ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि मैं गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट करूं, मैं प्रॉपर्टी में करूं, या किस चीज में करूं। अब आप म्यूचुअल फंड कंपनी के सीईओ हैं, तो आप ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड कहेंगे यहाँ पर। नहीं, तो हमारा व्यू एक्चुअली डिफरेंट है, और हम लोग पब्लिकली भी ये बोलते हैं, डिफरेंट होराइजन्स के लिए ना डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स बेटर होते हैं। प्रॉपर्टी और गोल्ड में कोई बुराई नहीं, इनफैक्ट प्रॉपर्टी और गोल्ड में काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। प्रॉपर्टी और गोल्ड को हम मल्टी जनरेशनल एसेट्स मानते हैं कि 50 साल बाद, हाँ, मतलब ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन, ग्रैंड-डॉटर, उस तरह का एसेट मान के चलते हैं कि अगर आपका घर है तो आपका घर है यार, वो लैंड आपकी है, वो लैंड कहीं जा नहीं रही। गोल्ड की बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। हम लोग खुद भी सोच रहे हैं कि गोल्ड से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए। जब स्टॉक मार्केट जब भी गिरता है, गोल्ड अच्छा करता है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक एसेट क्लास की अपनी एक जगह होती है। अगर आप एक नॉर्मल लाइफ स्पैन देखो कि आपको 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में बच्चों को स्कूल भेजना है, कॉलेज भेजना है, शादी पे पैसा खर्च करना है, गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदनी है, तो इसके लिए म्यूचुअल फंड्स बेटर होते हैं, क्योंकि उनको आप शॉर्ट ड्यूरेशन में भी आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो, अच्छा ग्रोथ, अच्छा रिटर्न मिलेगा। गोल्ड और रियल एस्टेट के लाइफ साइकिल्स बहुत लंबे होते हैं। तो अगर आप रियल एस्टेट में थे 2005 टू 2012, तो आपको ग्रेट रिटर्न्स, नेवर सीन बिफोर, नेवर सीन आफ्टर। पर अब हो सकता है कि 10-15 साल तक रियल एस्टेट में कोई रिटर्न ही नहीं आए। अच्छा। सो रियल एस्टेट और गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स में भी तो होता है कई बार, जो मार्केटिंग करी जाती है म्यूचुअल फंड्स की, इसी तरह से करी जाती है कि आप इन्वेस्ट करो, इतना रिटर्न आपको मिलेगा, हम आपको और भी हायर रिटर्न देंगे, इतने कम से कम टाइम के अंदर आप और पैसे कमा सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट। सब बकवास होता है, सब झूठ होता है। वो इसको रिटर्न चेजिंग बोलते हैं। रिटर्न चेजिंग करनी ही नहीं चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इंडिया की इकोनॉमी है जो भी है 1% पे ग्रो कर रही है, 4%, 5%, 6%, इन्फ्लेशन अगर इंडिया में 4% है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक 10-15 साल के साइकिल में, विच इज़ लाइक 2 और 3 बिजनेस साइकिल्स में, आपको एक इक्विटी म्यूचुअल फंड 4% जो इन्फ्लेशन है प्लस 6% जो इक्विटी रिस्क प्रीमियम है, तो लगभग 10% का रिटर्न देगा, जो कि किसी और एसेट में, बाकी एसेट्स के रिटर्न थोड़े और लंपी होते हैं। वो कब आएंगे किसी को पता नहीं है। अच्छा। गोल्ड को देख लो ना, गोल्ड 2009 2011 तक शानदार रैली थी गोल्ड में। 2011 से 2019 गोल्ड ने कुछ नहीं किया, फ्लैट था 8 साल तक। एंड देन अभी पिछले 3 महीने में अगेन 20-30%, राइट। रियल एस्टेट सेम, 2005 तक 2004 तक कुछ नहीं हुआ इंडिया में। सडनली 2004 से 2011 वो एक जो पीरियड आया, मैसिव बूम आया रियल एस्टेट में। अब फिर लोग सोच रहे हैं कि अब रियल एस्टेट में अगला बूम कब आएगा। अब काफी लोग बोलते हैं रियल एस्टेट को राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं। रियल एस्टेट में अगला बूम आएगा, आपके लाइफ टाइम में आएगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा। पर आपके बच्चे, आपके उनकी लाइफ टाइम तक तो डेफिनेटली एक और बूम आएगा। सो इसीलिए मल्टी जनरेशनल इफेक्ट एसेट्स, म्यूचुअल फंड्स मोर फॉर थोड़ा और इमीडिएट। सेम चीज है ना, अगर आपको 6 महीने के लिए पैसा जमा करना है, कोई अगर आपको आके बोलता है इक्विटी म्यूचुअल फंड पे डालो, सब एकदम बकवास है, डालना ही नहीं चाहिए उसको। आप या तो एफडी में रखो या कैश में रहने दो। 6 महीने में कोई भी एसेट आपको गारंटी नहीं दे रहा है। अगर आप एफडी में आपको 5% मिल रहे हैं, खुश रहो उसी से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप एक म्यूचुअल फंड्स कंपनी के सीईओ होकर ये कह रहे हैं कि नहीं, म्यूचुअल फंड्स में मत डालो अगर आपको इतने से कम टाइम में डालना है। हाँ, पर ये बोल के ना कि अगर 1 साल का भी इन्वेस्टमेंट है तो भी आप म्यूचुअल फंड में करो, होता है क्या है कि यू डू द इन्वेस्टर द डिससर्विस। आप उनको सच नहीं बताओगे,
वो आपकी बात सुन के शायद एक बार डाल दें, उनके एक दो बार हाथ जलेंगे, फिर वो कभी इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। अच्छा। बेटर है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दो वो जेन्युइन हो, जो उनकी बेनिफिट के लिए हो। सही बात। उनके बेनिफिट के लिए हो तो वो, और होता क्या है यार, 4 इन्वेस्टर्स हैं आज कुबेरा पे, अगर हम सेल्समैन बन जाए, राइट, हम ई कॉमर्स वाली टैक्टिक्स यूज करने लगे, ये फंड खरीद लो, ये फंड खरीद लो, ये फंड खरीद लो, दे विल गेट ऑन टू इट। वो लोग काफी स्मार्ट होते हैं, वो एक बार उनको समझ में आ जाता है, फिर वो अपने दोस्तों को नहीं बताएंगे, आपको बैड रिव्यूज मिलेंगे। अगर आप उनके साथ अच्छा करते हो तो वो 4 लोग जाके अपने 10 दोस्तों को बताएंगे। तो मोस्टली जो हमारी ग्रोथ हुई पिछले 1.5 साल में, मोस्टली वर्ड ऑफ माउथ से हुई है। दूसरा मैंने काफ़ी देखा है, हम इसको बोलते हैं कैश ट्रैप। काफ़ी मैंने देखा है कि आपके बैंक अकाउंट में मान लो 100 रुपये पड़े हैं और आपने 20 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए। अब आप 1 महीने तक रिसर्च करोगे बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है जो कि मुझे 12% की जगह 13.5% दे दे या 13.5 की जगह 15 दे दे, राइट। और 80 रुपये जो है वो आपके बैंक में पड़े हुए हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है। तो काफी बार क्या होता है ना कि लोग रिटर्न चेज करते हैं, वेल्थ नहीं चेज करते हैं। 100 रुपए इन्वेस्ट करो 10% पे, 110 रुपए बनेंगे। 20 रुपए को आपको 50% पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा 100 का 110 बनाने में। हाँ, सही बात है। तो ये जो काफी लोगों के साथ ये होता है। और ये आप परसेंटेज इतना इंपॉर्टेंट नंबर नहीं है जितना ओवरऑल वेल्थ और टाइम इतना इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो आप अपने पोर्टफोलियो में जाके देखो कि कहीं आपके बैंक बैलेंस में बहुत ज्यादा कैश तो नहीं पड़ा हुआ है और आपने जो छोटा पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर आप ऑब्सेस करते रहते हो कि मुझे 12 की जगह 13 चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है समझना कि पोर्टफोलियो क्या है और ये इन्वेस्टमेंट क्या है, तो म्यूचुअल फंड्स पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इजी होगा आपको समझना कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर बेसिकली। तो मुझे लगता है लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इससे, उम्मीद है काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। थैंक्स एंड बहुत मजा आया मुझे भी। और अगर कोई बात अच्छी नहीं लगे तो मुझे जूते मत मारिएगा। नहीं, पर ठीक है, चलिए, बहुत ही सही था यार, थैंक्स।